देखिए आज का स्टार्टिंग पार्ट है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम। देखिए बेस थ्योरम केवल समझने के लिए है, इसका तो हम रिडक्शन करके आपको फॉर्मूला दे देंगे, मगर क्वेश्चन में क्या होगा केवल फॉर्मूला अप्लाई। ठीक है, सबसे पहले समझ लीजिए टोटल प्रोबेबिलिटी किसको कहते हैं। मान लिया जैसे कि अपने पास एक बैग है, नाम है उसका बैग बॉल। ठीक है, इसके अंदर 3 वाइट और 4 रेड बॉल है। एक दूसरा बैग है, ठीक है, दूसरा बैग है, इसमें मान लीजिए 4 वाइट और 3 रेड बॉल। ठीक है, ऐसा है। थोड़ा हम चेंज कर दें ताकि हमको नंबर में डिफरेंट दिखे। 4 वाइट और 5 रेड बॉल। ये सेकंड बैग। हुआ क्या कि ये दोनों बैग किसी कमरे में रखा हुआ है। प्रोसेस को समझ लीजिए, ये दोनों बैग कमरे में रखा हुआ है, हम लोग कमरे में नहीं थे। जब आए तो क्या देखे ना कि एक रेड बॉल गिरा हुआ है। ठीक है, एक रेड बॉल गिरा हुआ है। दो आदमी, एक हम एक आप, दोनों का सवाल अलग अलग है। पहला का सवाल ये है कि रेड बॉल निकलने का प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो वो जो बॉल गिरा हुआ है वो मे भी फर्स्ट बैग से गिर सकता है या हो सकता है सेकंड बैग से भी गिरा हो। तो हमको क्या करना होगा, इसमें से भी प्रोबेबिलिटी निकालना होगा, इसमें से भी प्रोबेबिलिटी निकालना होगा, दोनों को ऐड करना होगा, तब तो जाके टोटल प्रोबेबिलिटी निकलेगा। तो टोटल प्रोबेबिलिटी किसका निकलता है, टोटल प्रोबेबिलिटी कॉमन इवेंट का निकलता है। जो सब इवेंट में कॉमन इवेंट होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा उसी का निकलता है। दूसरा आदमी क्या सवाल पूछा, कौन गिराया रेड बॉल, तो कोई नहीं मानेगा। फिर वो बोला कहां से गिरा ये रेड बॉल, बैग 1 से कि बैग 2 से, ये बताओ। ठीक है, तो उल्टा बात पूछ रहा है। रेड बॉल गिर चुका है, कॉमन इवेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर चुका है। अब ये कॉमन इवेंट कहां से हुआ, इसका प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो उल्टा प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। जब भी रिवर्स डायरेक्शन में प्रोबेबिलिटी पूछा जाए या इनवर्स ऑफ प्रोबेबिलिटी पूछा जाए, वो हमेशा होता है बेस थ्योरम। ठीक है, बेस थ्योरम इसलिए इंपॉर्टेंट कारण है कि यही एक ऐसा जगह है, एक ऐसा पॉइंट है, टॉपिक है जहां रिवर्स प्रोबेबिलिटी पूछा जाता है। इस कारण से बेस थ्योरम अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो बेस थ्योरम में क्या होगा, क्वेश्चन में नहीं लिखा रहेगा बेस थ्योरम। आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसमें लगभग 40-50 क्वेश्चन होगा आपके उस एक्सरसाइज में। एक भी क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसमें इसका नाम लिखेगा। ठीक है, तो फिर हम पहचानेंगे कैसे, आपको क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ये पता चलेगा कि कोई ऐसा इवेंट है जो कॉमन है। ठीक है, और ये इवेंट ऑलरेडी हो चुका है। अब ये कौन से सब इवेंट से हुआ ये पूछा जाएगा, इसका मतलब क्वेश्चन किसका है, बेस थ्योरम का क्वेश्चन। हम आपको एक दो हिंट देते हैं। रोड पे कार चलता है, स्कूटर चलता है, ट्रक चलता है। ठीक है, तीनों चल रहा है, तो तीनों के रोड पे प्रेजेंट होने का अपना कुछ कुछ प्रोबेबिलिटी होगा। दीज आर सब इवेंट्स। ये जो लिखे ना बैग 1 बैग 2, इसकी तरह ये सब इवेंट्स। अब किसी एक का टक्कर हो गया, हम लोग गुजर रहे थे, देखिए पूरा भीड़ लगा हुआ है, तो एक का टक्कर, हम लोग पूछे क्या हुआ, बोला धक्का। ठीक है, एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट इज द कॉमन इवेंट, किसी का भी हो सकता है। ठीक है, आगे चले, मन नहीं माना, पूछे भाई किसका एक्सीडेंट हुआ। ठीक है, इसका मतलब एक्सीडेंट हो चुका है, इज द कॉमन इवेंट। किसका एक्सीडेंट हुआ है, इज द बेस थ्योरम। ठीक है, ये बेस थ्योरम। उसके बाद किसी फैक्ट्री में गए हम लोग, 2 मशीन लगा हुआ था, नट बनाता था। ठीक है, हम लोग गए, पूरा नहीं होता है जैसे नट वट बना के पूरा गिरा हुआ ढेर लगा हुआ है दोनों का, एकदम अलग अलग, ऐसा नहीं कि मिक्स हो गया। हम लोग उसे ओ नट बन रहा है, एक तो नट उठाए एक नट उठाए, नट और मशीन में से कॉमन इवेंट कौन, नट। सब इवेंट कौन हो गया, मशीन। ठीक है, उठाए तो हम लोग सोचे एकदम फ्रेश नट होगा, हम लोग अरे ये तो फालतू है। ठीक है, बोले अरे यार एकदम खराब है। तब तक मेरा दोस्त कौन सा मशीन से ये नट बना। ठीक है, सवाल उसका ये। तो नट इज द कॉमन इवेंट जो मेरे हाथ में है, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर गया, कौन से मशीन से बना है, ये क्या हो गया, बेस थ्योरम। ठीक है, सेम ऐसा ही हर चीज होता है। अब देखिए मान लीजिए आप एरोप्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं, टिकट कटाइएगा। बेसिकली है ना, 2 क्लास के बारे में बात करते हैं हम लोग, इकोनॉमी और बिजनेस क्लास।
तो क्या हुआ कि आप टिकट कराए, आप प्लेन से कहीं पहुंच गए अपने दोस्त की जगह पे, मतलब घर पे पहुंच गए, तो बिजनेस क्लास या फिर इकोनॉमी क्लास दोनों में से किसी से भी अगर हम ट्रैवल करते हैं, दोस्त के तो घर पहुंच जाए, ठीक है, पहुंच गए उसका घर, जाके दरवाजा खटखटाया, बिल बजाया, ठीक है, निकला दोस्त पूछा अरे तो हम लोग हाँ फ्री थे, आ गए, ठीक है, तो उसका सवाल क्या होता है कैसे आया, हम लोग बोले वो क्या है ठीक है, तो उसका सवाल फिर से क्या होगा, मन नहीं मानेगा उसका, सुपरमैन थोड़ी उड़ के आए, मुझे कैसे उड़ के आए एरोप्लेन से, कौन क्लास में, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे उस समय भाई पहुंच गए, ट्रैवल कर चुके हैं, इज द कॉमन इवेंट, ठीक है, एरोप्लेन से ट्रैवल किए इज द कॉमन इवेंट, बिजनेस क्लास से आए, इकोनॉमिक क्लास से आए, ये सब उल्टा सवाल पूछा ना, तो मान लीजिए हम लोगों ने छोड़ नहीं यार क्या रखा है उसमें, ठीक है, बोलेगा नहीं नहीं बताओ, मान लीजिए हम नहीं बताए, ठीक है, वो भी ठेठ तो हम भी नहीं बता, ठीक है, बताइए भी नहीं, ठीक है, चले गए हम, जाके घुस के अपने से पानी वानी निकाल के पीना स्टार्ट, उसका घर, ठीक है, अपना घर, तो पानी वानी पी लिए, अब वो चुपचाप सोफा पे बैठ गया, सोच रहा लगता है इकोनॉमी से आया होगा, नहीं अभी हाल फिलहाल में कुछ पैसा ज्यादा कमा रहा है हो सकता है बिजनेस क्लास से, ठीक है, ये इसके दिमाग में क्या चल रहा है, एक पॉसिबिलिटी चल रहा है, तो इट इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी, और वो जो प्रोबेबिलिटी आएगा वो क्या कहना आएगा, वो कौन से थ्योरम से कैलकुलेट होगा, बेस थ्योरम से, समझ में आ रहा है, जब भी आप क्वेश्चन पढ़िएगा तो कोई कॉमन इवेंट हो गया और कहां से हुआ ये पूछा जाएगा, उससे आपको आइडेंटिफाई करना है कि बेस थ्योरम का क्वेश्चन, अगर कॉमन इवेंट का प्रोबेबिलिटी पूछ दिया उससे आइडेंटिफाई करना है टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, पहला काम आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट तो सब वही होता है, काला अक्षर समझ में करते आगे बोला, ठीक है, इसलिए थोड़ा समझना पड़ता है। आगे लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या कहता है, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकालिए इवेंट का, कौन सा इवेंट, सभी, ठीक है, उसका, और बाद में प्रोबेबिलिटी निकालिए कॉमन इवेंट का विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर इवेंट, ठीक है, ये इवन क्या है, इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट बैग, तो दो बैग में से एक बैग चुनना है, इज 1/2, इसका प्रोबेबिलिटी हो गया, अब फर्स्ट बैग में से रेड बॉल निकलना, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है, तो भाई रेड है 4 और टोटल है 7, तो 4/7 होगा, ठीक है, समझ में आया, A/E1 कौन है, मगर बॉल तो मे भी सेकंड बैग से भी गिर सकता है ना, तो सेकंड बैग का प्रोबेबिलिटी इनटू A/E2, ठीक है, तो PE2 कितना होगा 1/2, सेकंड बैग दो में से एक बैग 1/2, ठीक है, उसके बाद A/E2 जब पूछेगा ना, इसका मतलब हो गया कि अब रेड बॉल पूछ रहा है हमसे कहां से, सेकंड बैग से पूछ रहा है, इट इज 5/9, मान लीजिए तीसरा चौथा पांचवा 10वां पूरा बैग भरा हुआ है, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है हमको, इसी चीज को हम कंटिन्यू करते जाते, ठीक है, वो कैलकुलेशन करके जो प्रोबेबिलिटी मिलेगा दैट इज कॉल्ड टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी किसका निकलता है हमेशा, कॉमन इवेंट का, यहाँ पे E1 E2 एंड कंटिन्यूड जो भी है ये सब का सब क्या है, सब इवेंट्स है, और ये जो है वो कौन है, कॉमन इवेंट, नाम से ही हम लोग को पता चल रहा है कि सब इवेंट में कॉमन इवेंट मेरा प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो कॉमन इवेंट का जब प्रोबेबिलिटी पूछे तो विद रिस्पेक्ट टू हर एक सब इवेंट हम कैलकुलेशन करके और उसको ऐड करते हैं, उसी को कहते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी, और ये जो प्रोबेबिलिटी निकला क्या हम इसको ये कह सकते हैं, इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कॉमन इवेंट का प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो ये चीज, बस ये एक फॉर्मूला है, सबसे पहले क्वेश्चन पहचानिए क्या टोटल प्रोबेबिलिटी मांगा, अगर हाँ तो आपको उसमें सब इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी चाहिए, सब इवेंट के रिस्पेक्ट में कॉमन इवेंट का क्या प्रोबेबिलिटी हो रहा है वो चाहिए, अलग अलग निकाल लिए, फिर फॉर्मूला में पुट कर दिए कैलकुलेशन, ठीक है, मेन फोकस मेरा ये नहीं, मेन फोकस मेरा ये, दूसरा बेस थ्योरम, बेस थ्योरम, अब इसका कैलकुलेशन आप तो समझ गए ना, इट इज आल्सो कॉल्ड, क्या नाम है इसका, रिवर्स प्रोबेबिलिटी, आल्सो कॉल्ड रिवर्स प्रोबेबिलिटी, रिवर्स प्रोबेबिलिटी बेस को हम लोग कहते हैं, ठीक है, और वो आप समझ गए क्यों रिवर्स कहते हैं। अब देखिए फ्रॉम कंडीशनल, हम लोग को ये पता है
कंडीशनल से क्या बताया, किसी को याद है कंडीशनल का फॉर्मूला क्या? अरे सुन ही नहीं पाया। बाई है ना, कंडीशनल में ये पढ़े थे पी ए बाई बी, ए का कैलकुलेशन किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में, तो ए इंटरसेक्शन बी बाई बी बी। अच्छा इसी में अगर हम ऐसे बोले पी बी बाई ए तो आप क्या बोलेंगे, तो पी ए इंटरसेक्शन बी और नीचे में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, पी ए हो जाएगा। ठीक है ये चीज। अच्छा इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, दोनों इक्वेशन कॉमन सेक्शन, ये दोनों में कॉमन। ठीक है इट इज इक्वेशन नंबर 1, इट इज इक्वेशन नंबर 2। तो थोड़ा आप ऐसे चले कि फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है 1 और 2 से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो पी ए बाई बी है ना, अगर इसका मल्टीप्लिकेशन पी बी से करें तो वो पी बी बाई ए इंटू पी ए के इक्वल हो जाए, कॉमन इवेंट में डालें। ठीक है ये जो कॉमन वाला टर्म है इसको सब्स्टिट्यूट कर दी तो वैसे लिख सकते हैं, आदित्य को नहीं आया, ठीक है a by b into pb is a intersection b, b by a into ba is a intersection b, तो दोनों a intersection b सेम है तो दोनों तो इक्वेशन आपस में बराबर होगी। ठीक है यहाँ तक आता है। अब इसमें मान लीजिए जैसे मेरे पास कोई एक इवेंट हो, ठीक है अब समझने का कोशिश कीजिएगा, जो देखे हैं हम वही लिखे थे, अब हम थोड़ा चेंज कर रहे हैं। इट इज द कॉमन इवेंट और यहाँ पे कोई एक इवेंट E1 है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ऐसा। तो इस प्लेस पे भी मेरा क्या चेंज होगा, E1 यहाँ पे बेस क्या डिमांड करता है, E1 डिमांड करता है कि E1 बाई ए डिमांड करता है। अभी जैसा आपको सीखा ए बाई E1 नहीं, बेस डिमांड करता है E1 बाई ए बाई E1 का मतलब कॉमन इवेंट विद रिस्पेक्ट टू सब इवेंट, मगर इसका उल्टा डिमांड होता है बेस का, तो बेस का डिमांड क्या होता है E1 बाई ए। तो अगर आप यहाँ से E1 बाई ए कैलकुलेट करने वाले हैं मतलब आप ये क्वांटिटी निकालने वाले हैं E1 बाई ए दैट इज इक्वल्स टू, आप लिख सकते हैं P A बाई E1 इनटू P E1 और इसके डिवीजन में कौन आएगा P, हम लोग जानते हैं P किसका मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी, P का मतलब क्या होता है टोटल प्रोबेबिलिटी, किस चीज का, कॉमन इवेंट, इट इज द टोटल प्रोबेबिलिटी। अब वो तो डिपेंड करता है ना, अगर आपके क्वेश्चन में 2 इवेंट दिया हुआ है, 2 सब इवेंट दिया हुआ है तो इतना बड़ा होगा P, अगर 3 सब इवेंट दिया है तो एक और बढ़ जाएगा इसमें, उसको बोलेंगे हम लोग कि P का वैल्यू क्या होगा P E1 into A by E1 plus P E2 into A by E2 plus P E3 into A by E3, वो डिपेंड करता है कि सब इवेंट कितना क्वेश्चन में दिया है। हम जैसे बात कर रहे थे कि रोड में स्कूटर भी चलता है, कार भी चलता है, ट्रक भी चलता है, तो मेरे पास 3 सब इवेंट हो गया। हम आपसे बात कर रहे थे एक फैक्ट्री में गए 2 मशीन मिला, मेरे पास 2 सब इवेंट हो गया, तो वो डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन में क्या प्रोवाइड, ठीक है। अब फाइनली ये था रिडक्शन, जो किसी काम का नहीं है, बस समझने के लिए काम होता है कि जनरल नॉलेज बढ़ गया, ठीक है। फॉर्मूला काम यही देगा, बस इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनाते चले। अगर हमको निकालना है E1 बाई ए और 3 इवेंट्स, 3 इवेंट के लिए E1 बाई ए, तो हम क्या लिखेंगे P E1 इंटू A बाई E1, डिवीजन में PA होगा। अब PA को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख रहे हैं, यानी टोटल प्रोबेबिलिटी को लिख रहे हैं A बाई E1 प्लस अगला क्या होगा P इंटू A बाई E2 प्लस P E3 इंटू P A बाई E3, ठीक है। ये फॉर्मूला आपके सबसे ज्यादा काम का है। बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन जो वर्ड प्रॉब्लम में दिया है उसको पहचानना है, उसमें से ये सारा डाटा कैलकुलेट करना है और इस फॉर्मूला में पुट करके कैलकुलेशन कर देना आंसर, ठीक है। स्टार्ट करें वहीं से,
बहुत दिन से राहुल है ना बस ट्रक स्कूटर किए हुए था, ठीक है। देखिए हम लोग को ये पता चला कि किसी एक सिटी में 2000 स्कूटर, ठीक है, 3000 कार और 4000 ट्रक, ठीक है, 4000 ट्रक। तो उस सिटी में टोटल कितना हजार व्हीकल्स? 9000। इट इज सैंपल स्पेस। अब ये हो गया मेरे पास क्या क्या चीज, सब इवेंट्स। तो आप इसको E1 बोले, E2 बोले, E3 बोले, तो आप समझ सकते हैं कि P1 कितना हो 2000 by 9000 यानी 2/9। P2 कितना आएगा 3/9, 1/3 बाद में हो जाएगा। P3 कितना आएगा 4/9। निकल गया इवेंट्स का एक ये वाला, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा कि सड़क पे गाड़ी चल रहा है तो एक्सीडेंट होगा, ठीक है। एक्सीडेंट होने का प्रोबेबिलिटी बता दें, स्कूटर वाला धीरे धीरे चलाता है, ठीक है, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी फॉर मीटिंग विथ एक्सीडेंट, ठीक है, वो हम लोग को दिया हुआ है 0.2, 0.3। ट्रक वाला थोड़ा खराब चलाता है 0.2, ठीक है, ये दिया हुआ है कि हाँ इतना चांस है कि उसका टक्कर होगा ये, ठीक है। आए दिन आप ना पेपर में देखते रहते हैं ट्रक वाला इसको मार के भाग गया, उसको मारा फिर ट्रक छोड़ के भाग गया, ये सब होता है। राहुल का ट्रक चलता है 0.2, 0.3, 0.4, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब क्या हुआ कि ये जो 0.2 है एक्चुअली में है क्या, एक्सीडेंट हुआ, किसका एक्सीडेंट है ना, एक्सीडेंट हुआ इज द कॉमन इवेंट, रोड पे चल रहा है तो होना ही है, ठीक है, आप पैदल भी चलिए तो हो जाता है। तो ये है प्रोबेबिलिटी कि एक्सीडेंट हुआ और किसका हुआ, ठीक है, किसका एक्सीडेंट हुआ, सीधा बात बोले तो ऐसे किसका एक्सीडेंट हुआ इसका ये प्रोबेबिलिटी। तो एक्सीडेंट इज कॉमन इवेंट, इज कॉमन इवेंट और लेट बी ए, उसका नाम क्या दीजिए, तो PA/E1 को हम पढ़ेंगे क्या, एक्सीडेंट हुआ, किसका एक्सीडेंट हुआ, स्कूटर का, ठीक है, वो प्रोबेबिलिटी 0.2 है। फिर एक्सीडेंट हुआ, किसका एक्सीडेंट हुआ, कार, ठीक है, वो दिया हुआ है 0.3। फिर एक्सीडेंट फिर से हुआ और इस बार किसका हुआ, ट्रक, और वो दिया है 0.2। देखिए सारा एलिमेंट्री डाटा निकाल लिया। अब अगर हमसे बोलेगा घर पहुंचे तो सब कोई बोला क्या हुआ, बहुत अपसेट दिख रहा है, रोड में तो धक्का लग गया था, एक्सीडेंट हो गया, बहुत जाम लगा हुआ था, तुम भी गया था, नहीं ना हम तो साइड से, ठीक है। तो सवाल क्या पूछेगा, किसका एक्सीडेंट हुआ, तो अब ले शायद ट्रक का हुआ, क्यों, कार का भी तो हो सकता है, स्कूटर का भी हो सकता है, आप बोले ट्रक का हुआ। तब तक पापा सामने से आए, बोले बेटा हम भी बेच तरफ पड़े, ठीक है चलो बताओ कार के एक्सीडेंट होने का क्या पॉसिबिलिटी था, तो आपसे क्या पूछे, कार के एक्सीडेंट होने का, तू लिखे यहाँ क्या पॉसिबिलिटी, कार का एक्सीडेंट, ठीक है, उसका क्या प्रोबेबिलिटी, आप लिखे रफ पेपर निकालें, आप लिखे कि दुखी है Pe2 into A/E2 और उसके बाद नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब यही वाला फॉर्मूला ना, बस यहाँ E2 होगा, यहाँ E2 होगा, बाकी तो नीचे वाला सेम रहेगा। सारा डाटा आपके पास है, पुट किए, बोले रुकिए 2 मिनट तो रुकिए, कैलकुलेशन करना है स्टार्ट, कैलकुलेट करके सामने रख दिए, ये है कार के टक्कर होने का, कार के एक्सीडेंट होने का प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तब तक उधर से मम्मी बेटा जब इतना कर ही रहा था एक बार बता दो ट्रक का एक्सीडेंट का भी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। आपने बस बस मम्मी तुरंत ऊपर वाला डाटा चेंज करना है, E3 और A/E3, नीचे वाला तो सेम रहेगा, कैलकुलेट कर ली। भैया उधर से आ रहे यार, जानता है मेरा दोस्त स्कूटर चला रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया, बोले ओ अच्छा आप ही का दोस्त था ठीक है थोड़ा बताओ तो हमको भी कि स्कूटर के कितना चांस है, प्रोबेबिलिटी है एक्सीडेंट होने का। आपने कोई बात नहीं ली, E1 A/E1 और नीचे वाला तो सेम है, ठीक है, कैलकुलेशन कर लिए, बस यही कहलाता है बेस। समझ में आया कैसे कैलकुलेट करना है। आपको दिक्कत कहाँ होगा, दिक्कत होगा वो खाली बात बात में निकाल दे रहे हैं तो आपको लग रहा है बहुत अच्छा जब आप पढ़िएगा ना आपको दिक्कत होगा, हम बता रहे हैं कहाँ दिक्कत होगा, इसके कैलकुलेशन में आपको दिक्कत, समझे। ये अगर कैलकुलेट हो गया ना, जो एलिमेंट्री डाटा यहाँ पे लिखे हैं ना,
ये अगर कैलकुलेट हो गया क्वेश्चन में फिर कोई दम नहीं है, सीधा फॉर्मूला में पुट करना है और बस कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अ बैग ए कंटेन 2 white और 3 रेड बॉल, बैग बी कंटेन 4 white and 5 red ball, ये दिया। One ball is drawn at random from one of the bags and is found to be red. तो red जो मिला that is the common event। हम लोग को कौन सा बॉल गिरा हुआ मिला? रेड बॉल। तो रेड बॉल तो इसमें भी है इसमें भी है, इट इज द कॉमन इवेंट, ठीक है। अब उसके बाद आगे क्वेश्चन ये बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग बी। अभी समझा रहे थे ना, रेड बॉल गिरा हुआ मिला तो सवाल पूछा कौन से बैग से गिरा, तो एक बोला सेकंड बैग से गिरा होगा, तो बोला कितना चांस है कि सेकंड बैग से गिरा, ठीक है। इट इज रिवर्स प्रोबेबिलिटी इनवर्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो हम लोग से डिमांड है क्वेश्चन का प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग बी विथ रिस्पेक्ट टू रेड, ठीक है। ये चीज जैसा आपने क्वेश्चन में दिया रहेगा नोटेशन वैसा ही यूज करें, अपने हिसाब से नहीं कि हर बार हम लोग E1 E2 करते रहेंगे। हाँ कुछ नाम नहीं दिया है तो अपने से एक को E1 एक को E2 मान लेंगे, वैसे कर लेंगे, ठीक है। कॉमन को बेसिकली ए रखिएगा, अगर ए किसी का नाम नहीं हो रहा है तो कॉमन को नाम ए दीजिएगा, ठीक है। ये निकालना है। अब हमको ये पता है कि जिस चीज का हमसे डिमांड किया बैग बी विथ रिस्पेक्ट टू रेड अकॉर्डिंग टू बेस, हमको ये पता है क्या चाहिए, बैग बी का प्रोबेबिलिटी इनटू रेड विथ रिस्पेक्ट टू बैग बी डिवीजन में बैग ए का प्रोबेबिलिटी फिर रेड विथ रिस्पेक्ट टू बैग ए प्लस बैग बी का प्रोबेबिलिटी फिर रेड विथ रिस्पेक्ट टू बैग बी, यही ना होगा बेस का फार्मूला। तो फार्मूला लिख लेने के बाद हमको पता है कि हमको चाहिए क्या, ठीक है। अब क्वेश्चन में से जुगाड़ करेंगे। 2 बैग है तो इसमें से किसी भी एक बैग के सेलेक्ट करने का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो 50% होगा, 1/2 दोनों का सेम होगा, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा रहता है इक्वली लाइकली, तो वो सब में ईच डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मगर अभी कार ट्रक और कौन सा स्कूटर उसमें इक्वली लाइकली नहीं है, इसलिए देखें उसका प्रोबेबिलिटी अलग अलग हुआ, ठीक है। अगर 3 बैग होता और बोलता ऑल आर इक्वली लाइकली, कंडीशनल में देखे थे ना वो जो गर्ल बॉय वाला क्वेश्चन कर रहे थे उसमें इक्वली लाइकली दिया हुआ, ठीक है। वैसा कुछ भी रहेगा तो क्या करना है उसको बराबर बराबर डिवाइड करना, ठीक है। अब रेड विथ रिस्पेक्ट टू ए कोई बताएगा कितना? 3/5 और रेड विथ रिस्पेक्ट टू बी 5/9, ठीक है। 5 टोटल 9 हो गया। देखिए 1 2 3 4 यही तो डाटा चाहिए, हम इसको पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग बी विथ रिस्पेक्ट टू रेड, दैट इज बैग बी का 1/2 इनटू रेड विथ रिस्पेक्ट टू बैग बी 5/9 डिवीजन में 1/2 रेड विथ बैग ए 3/5 1/2 रेड विथ बैग बी 5/9, सब में से 1/2 कटता हुआ दिखा, जो बच रहा है थोड़ा कैलकुलेशन कर ले। 5/9 रह गया, यहाँ पे एलसीएम 45 ऊपर चला गया, इसका मल्टीप्लिकेशन 9 से है 27 और ये 25 कितना हो जाएगा 52, ये आ गया। जहां पे जो कैंसिलेशन पॉसिबल हो आप कर लें और फाइनली आपको आंसर, ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। समझ में आया कैसे करेंगे? आगे बढ़िए। देखिए इसी में अब तो बैग वाला ही है, 3 4 हम इसको है ना छोड़ दे रहे हैं, एक बार ट्राई कर लीजिए। 5 नंबर है, ये यही मेडिकल वाला बात कर रहे थे, ठीक है। बाय एग्जामिनिंग द चेस्ट एक्सरे प्रोबेबिलिटी दैट टीबी इज डिटेक्टेड व्हेन अ पर्सन इज एक्चुअली सफरिंग इज 0.99। अगर आदमी को टीबी है और डॉक्टर बोला कि आपको टीबी है तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना है 0.9, ठीक है, कि डॉक्टर सही बोलेगा। उसके बाद नहीं मिला आपको क्वेश्चन,
वो 5 नंबर पे नहीं है, हो सकता है तब क्वेश्चन आगे पीछे होगा। 1 मिनट के लिए होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। सब कोई ढूंढ लीजिए। बाय एग्जामिनिंग द चेस्ट एक्सरे, आपको मिला इसमें ये वाला 32 में होगा नहीं। चलिए सब जगह मिल गया। देखिए अभी तक क्या 5 में, 30 में, 32 में। अगर किसी को उसके बाद भी नहीं मिला तो हमको बताइएगा आपके बुक का वर्जन क्या है। ढूंढ देंगे। देखिए तो कहाँ थे हम लोग, हाँ एक आदमी गया चेकअप कराने के लिए और डॉक्टर साहब उसको बोले कि देखिए आपको टीबी है। ठीक है, बेचारा दुखी होगा, मगर डॉक्टर साहब भी है अच्छे खासे मजे हुए खिलाड़ी है, तो 0.99 ये प्रोबेबिलिटी हो टीबी है। डॉक्टर बोल दिया कि टीबी है 0.9। ठीक है, आगे द प्रोबेबिलिटी दैट डॉक्टर डायग्नोसिस इनकरेक्टली दैट पर्सन हैज टीबी, मतलब डॉक्टर उसका कुछ मूड में हो उसका देखा एक्सरे और बोल दिया कि इसको टीबी, मगर उसको टीबी नहीं था, तो ये डॉक्टर की गलती है। मगर डॉक्टर साहब भी तो बोले मजे में खिलाड़ी, 1000 में से एक आदमी के साथ ऐसा होता है। ठीक है, 0.001 प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इन अ सर्टेन सिटी 1 in 1000 पर्सन सफर्स फ्रॉम टीबी। कोई एक सिटी है, ठीक है, जिसमें 1000 में से एक आदमी को टीबी है। द पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम, इज डायग्नोस्ड, मतलब भीड़ में से किसी को पकड़ के लाया, बोले चलो तुम्हारा टीबी टेस्ट करो। अब पूछ रहा है व्हाट इज द चांस दैट ही एक्चुअली हैज टीबी। तो रैंडमली किसी को भी पकड़ लिया और बोले चलो तुम्हारा टीबी टेस्ट कराना है, वो ट्यूबरकुलोसिस है कि नहीं, तो ये रैंडम सिलेक्शन हो गया। आप चेकअप हुआ तो पता चला वाकई में इसको, ठीक है, तो अब तो दवाई का भरमार लग जाएगा, भैया ठीक हो जाइएगा। अगर बीमारी पकड़ा गया तो दवा खाइएगा तो ठीक हो जाइएगा। कोई छुपा के क्या करेगा, डॉक्टर से कोई कुछ छुपाएगा तो वो अपना नुकसान है ना। ठीक है, ये समझना चाहिए। बहुत कोई भाग रहा था कोविड का है ना चेकअप कराने से, भाग के कहाँ जाइएगा, और ज्यादा बीमार होइएगा फिर जाइएगा तो हॉस्पिटल है, तो पहले ही चेक करा लीजिए। इनिशियल स्टेज में पकड़ा जाएगा तो दवा से ठीक हो जाएगा, नहीं तो भाप वाप लेना पड़ेगा। और कौन चला था, क्या था जिसको हम लोग, अरे जो पौधा था उसको पीस पीस के पी जाते थे, गिलोय। गिलोय, गिलोय तो एकदम जानते हो उस समय सुपरस्टार। देखिए हम लोग पहले गिलोय का नाम भी नहीं सुने थे, हम तो नहीं जानते थे, जानते हैं मेरे घर में बना ना तो हम सोचे ना कि वो जो नहीं लाल वाला चाय बनता है वो बनता है। ठीक है, और जब पिए तो अजीब लगता है, हम सोचे क्या हो गया है चाय को, तो ये चाय नहीं है ये काढ़ा है, काढ़ा। हम समझ में आया क्यों इतना काढ़ा है। ठीक है, फाइनली हम लोग उन सब चीज से उबर चुके हैं। आ जाइए आज इनका हेल्थ चेकअप कर लेते हैं हम लोग की भी है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में जहां इवेंट का कोई नाम नहीं दिया आपको खुद से लिखना पड़ेगा। सब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव में तो फटाक से ना सीधा आपको क्वेश्चन बनाना है। इवन इज द इवेंट दैट पर्सन सफरिंग फ्रॉम टीबी। ठीक है, इवन तो प्रोबेबिलिटी फॉर इवन क्या हो गया, हमारी सिटी में 1000 में से कितने को टीबी है, वाकई में एक को लिखा है, तो इट इज 1/1000 मिल गया प्रोबेबिलिटी। दूसरा E2 पर्सन, मतलब पूरा नाम है इवेंट दैट पर्सन नॉट सफरिंग फ्रॉम टीबी। ठीक है, उसको टीबी नहीं है, तो अगर 1000 में एक को टीबी है तो कितने को नहीं है, 999 को नहीं है, तो 999/1000 इज द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन डज नॉट सफरिंग फ्रॉम टीबी। ठीक है, ये हो गया, दो चीज हो गया, ठीक है। अब रैंडमली चुने थे और जज साहब कौन थे, डॉक्टर साहब, वही बताने वाले थे कि हाँ तुमको टीबी है कि नहीं है। तो क्या हुआ, ए इज द कॉमन इवेंट दैट डॉक्टर diagnosed that person has TB। ठीक है, डॉक्टर साहब बोले कि देखिए इसको टीबी है,
अब बोले तो कभी कभी डॉक्टर साहब मूड में भी रहेंगे तो गलत भी बोल सकते हैं, अदरवाइज क्या एकदम फोकस रहेंगे तो सही भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर साहब बोल दिए कि देखिए आपको टीबी है, तो जिसको नहीं है उसको भी बोल सकते हैं, और जिसको है उसको तो बोलबे नहीं, ठीक है। तो इट इज द कॉमन इवेंट, जिसको नहीं है और जिसको है, दोनों के बीच में, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ प्रोबेबिलिटी ए विद रिस्पेक्ट टू इवन का मीनिंग क्या है, ये तो नोटेशन है ना, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है, डॉक्टर साहब बोले देखो तुमको टीबी है, हाँ, और सही में उसको टीबी है, ठीक है। ऐसा चीज देखिए, इसका मतलब डॉक्टर साहब करेक्ट डायग्नोस किए थे उसको, और उसका प्रोबेबिलिटी सेकंड वाली लाइन में देखिए 0.99 लिखा है, वो समझ में आया कैसे आपको डाटा लिखना, ठीक है। उसके बाद P A by E2 का मतलब क्या होगा, मतलब पहले समझेंगे तब ना डाटा लिखेंगे। नहीं, डॉक्टर साहब बोले कि देखो तुमको टीबी है, मगर उसको नहीं था, डॉक्टर साहब थे दूसरी दुनिया में, ठीक है। हाँ, बोले कि हाँ तुमको है और उसको टीबी नहीं था, तो इसका मतलब डॉक्टर का जो डायग्नोसिस है वो इनकरेक्ट है, तो उनके गलती करने का चांस कितना है, 0.001, 0.001, आ गया सारा डाटा, ठीक है। यही पढ़ के निकालना थोड़ा सा आपके लिए मे भी किसी किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है। अभी लास्ट में तो पतंजलि भी आएंगे, ये वो कराएंगे, तो देखिए यहां से हम लोग को क्या चाहिए, अब लास्ट में क्वेश्चन पूछा ना आपसे, व्हाट इज द चांस दैट ही एक्चुअली हैज टी, तो बोलिए E1 by A पूछा कि E2 by A पूछा, E1 by, तो हमको चाहिए P E1 by A, अब फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट डाटा पुट करेंगे, E1 into A by E1, ठीक है, डिवीजन E1 into A by E1 प्लस E2 999 into A by E2, तो 1/1000 हो जाएगा, ठीक है। जीरोस इसलिए ले लिए ना कि कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम में 6 जीरो आएगा, ऊपर कितना 5 जीरो, तो एक जीरो बचेगा ऊपर जाएगा, तो वो हो जाएगा 990, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक जीरो से मल्टीप्लिकेशन होगा क्योंकि इसके पास 6 इसके पास 5, तो ये 990, और यहाँ पे तो 999 है, ठीक है। ये हो गया, सब को आप सॉल्व कर लेंगे, कोई ज्यादा बड़ा चीज नहीं, ऊपर 990 और यहाँ 9 9 9 18 1 18 1 90 1989। उसके बाद आपको अगर लग रहा है किसी से कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए, जैसे आपको लग रहा है कि 9 से कैंसिल होगा, ठीक है, तो कैंसिलेशन अपना कर लीजिए, वो अपने पास आंसर आ गया, ठीक है। तरीका समझ में आया कैसे बनाएंगे, नोट कीजिए इसको। आपके बुक में क्वेश्चन नंबर जो होगा वही डालिएगा, उधर घुमा खड़ा होगा, ठीक है, उसको पता नहीं चलेगा कि जैसे हमको, देखिए कौन से नंबर में थे, 8, a letter is known to have come either from London, तो E1 मान के चल रहे हैं लंदन, आप अपने सब्जेक्टिव में ऐसे मत लिखिए, ठीक है, उसको वैसे लिखेगा अभी जैसे लिखे नहीं थे, E1 is equals to event that letter come from London, ठीक है, ऐसे लिखना है। अब कितना हम लोग है ना वैसे लिखते चले, और E2 मान के चल रहे हैं क्लिफ्टन, दोनों यूके में, ठीक है। क्या हुआ, लेटर के ऊपर एक ही चीज विजिबल नहीं होता, आदमी छुपते रहता है, तो जिससे प्रिंट हुआ था वो वाला क्या हुआ, धीरे धीरे मिटता है, और उसमें बच गया केवल कौन, ऑन, ठीक है, ऑन। तो अब हम लोग से ये बोला गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट लेटर हैज कम फ्रॉम लंदन, पहले क्वेश्चन में, और दूसरा क्लिफ्टन भी बता ही दीजिए, कुछ छोड़ने वाला है नहीं ये, तो लंदन और क्लिफ्टन कॉमन पार्ट क्या है, ऑन, तो A is the event of visible on हमको दिख रहा है। अब क्या करना, PE1, इसका मतलब लंदन का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो भाई दोनों शहर में से कहीं एक जगह से आने वाला, ये तो हमको पता है, तो 50-50% चांस, तो कितना हो जाएगा 1/2, और PE2 भी कितना हो जाएगा 1/2। उसके बाद A/E1 का मतलब लेटर हैज बीन कम फ्रॉम लंदन,
तो लंदन का एक ऑन और लंदन में एक और, ठीक है। तो लंदन में कितना ऑन? 2, और एक ऑन विजिबल है ना, तो किसी एक ऑन को हम क्या करेंगे, एक बॉडी की तरह ट्रीट करेंगे, बाकी डिफरेंट हो जाएगा। मीनिंग को समझिएगा, अगर हम इसको एक बॉडी देखें, क्योंकि वहां तो ओ एन विजिबल एक बॉडी, तो नंबर ऑफ बॉडीज कितना, 1 2 3 4 5। ये भी तो हो सकता है कि लास्ट वाला विजिबल, अगर लास्ट वाला भी विजिबल है तो क्या 2 बॉडी होता है, एक बॉडी। ये अगर एक बॉडी 2 3 4 5, ठीक है, तो कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी 2/2, समझे। ऐसे ही जब a/e2 निकालेंगे हम, इसका मतलब ऑन इज ऑफ क्लिफ्टन, तो इसमें तो एक ही ऑन है ना, 1 और नंबर ऑफ बॉडीज 6, 1 2 3 4 5, 1/6। अब पहला क्वेश्चन हम लोग से ये बोला ना कि प्रोबेबिलिटी दैट लेटर हैज बीन कम फ्रॉम लंदन, तो E1/A माना, तो इसका मतलब Pe1 A/E1 by Pe1 A/E1 प्लस Pe2 A/E2, 1/2 सब में से घट रहा है, काट ली, 2/5 यहाँ इंटू एलसीएम 30, यहाँ पे हो गया कितना 12 प्लस 5 17, इससे कैंसिलेशन कितना 6 टाइम में आंसर आ गया 12/70। ये किसका हो गया, लंदन का। और दूसरा ऐसे ही क्लिफ्टन पूछ रहा है, इसका मतलब हमसे E2/A पूछा, निकाल लीजिए, ठीक है। समझ में आया कैसे बनेगा। ये था एक लेटर का, एक बॉल का और एक मेडिकल का, ठीक है। वैरायटीज हो चुका है, नोट कीजिए। टॉपिक डालिएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या है, ये एक चार्ट है और कुछ, इट इज चार्ट कंटेनिंग, रेक्टेंगुलर चार्ट इसका पूरा नाम, कंटेनिंग रैंडम वेरिएबल, इसको x से डिनोट करते हैं, xi हो गया, मतलब x1 x2 x3 ऐसे रैंडम वेरिएबल, एंड इट्स प्रोबेबिलिटीज उसको pi कहते हैं। तो x1 का प्रोबेबिलिटी क्या होगा p1, x2 का प्रोबेबिलिटी क्या होगा p2, x3 का प्रोबेबिलिटी p3, ठीक है। ये चीज कंडीशन इस पे ये होता है सच दैट जो समेशन pi होता है, मतलब कि p1 प्लस p2 प्लस p3 ऐसे करके pn तक, ये एग्जैक्टली 1, ये बहुत काम है, ठीक है। सारे प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होगा 1। प्रोबेबिलिटी में आप, और नहीं उसको 11 में भेज दिया, ठीक है, उसको वैलिड असाइनमेंट बोलता है। सारे प्रोबेबिलिटीज का सम आपको कितना दिखाना होता है 1 दिखाना होता है। यहाँ पे वही चीज, अगर आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो वैसे केस में रैंडम वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, और सारे प्रोबेबिलिटी का सम कितना होना चाहिए 1, ना तो 1 से ज्यादा ना ही 1 से कम, ठीक है, तब कहलाएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जांपल, आपसे ये बोला गया 3 coins are tossed, find probability distribution chart, not post dated check, it is probability distribution chart, ठीक है। probability distribution chart for getting head, 3 coin toss किए, ठीक है। अगर 3 coin toss किए हम लोग, तो आउटकम्स क्या होगा, मींस सैंपल स्पेस क्या होगा, सैंपल स्पेस होगा हेड 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 टेल हेड टेल हेड हेड टेल टेल, ये हो गया हेड वाला। उसके साथ कंटिन्यूड है टेल हेडेड, फिर उसके बाद टेल हेड टेल, फिर टेल टेल हेड, और उसके बाद ट्रिपल टेल, यही ना होगा सैंपल स्पेस, ठीक है। यहां से अब रैंडम वेरिएबल लिखना है। देखिए एक क्वेश्चन सफिशिएंट है इस चीज को समझने के, बाकी सब पे बोल बोल के समझाने के, बस इस क्वेश्चन को ठीक से समझिएगा, नहीं आएगा पूछ लीजिए। सैंपल स्पेस लिख लिए, जहां पॉसिबल हो वहां लिखिए, हर जगह जरूरी नहीं है लिखना, ठीक है।
अब इसका जो xi होगा वो क्या आएगा, x मतलब कौन, रैंडम वैल्यू, xi होगा हेड के बारे में नो हेड, जीरो मतलब नो हेड, एक हेड, दो हेड या मैक्सिमम तीन हेड हो सकता है, यही ना, एक भी हेड नहीं होगा मतलब तीनों टेल होगा, ठीक है। आपको हेड को लेके बोलना है, टेल को लेके बोलना ही नहीं, तो आपसे बोला गेटिंग हेड, तो नो हेड, वन हेड, टू हेड या थ्री हेड, ये एक्सरसाइज हो गया। अब इसका प्रोबेबिलिटीज निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम चार्ट ही बना दें इसका, इसका जो पीआईज होगा, तो नो हेड का क्या प्रोबेबिलिटी, 1/8, 1/8, वन हेड का क्या प्रोबेबिलिटी, कहीं भी हो एक ही हेड होना चाहिए, 3/8, दो हेड का 3/8, तीन हेड का 1/8, ये हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एक बार सब करके देखिए, सबका डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड कीजिए, 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 + 1 8, 8/8 कितना 1, ठीक है, सेटिस्फाइड। तो यही होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट। अब इसके बेसिस पे हम लोग को मीन और वेरिएंस निकालना है, एक्चुअली में मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होता है, आते हैं उसमें। मीन कैसे निकालेंगे, एक नंबर मान लीजिए, मीन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन that is equals to summation pi into xi, मीनिंग समझे क्या लिखा है, इसका मतलब है p1 into x1 प्लस p2 into x2, इसका मतलब है मीन को ऐसे दिखाते हैं ना, इसका मतलब है p1 into x1 प्लस p2 into x2 प्लस p3 into x3 एंड सो ऑन। और पूरे में डिवीजन में कुछ जाएगा नहीं जाएगा, कारण क्या है ना कि पूरे डिवीजन में जाता है समेशन pi, पूरे डिवीजन में जाता है समेशन pi जाता है, और समेशन pi किसके बराबर, वो तो 1 के बराबर है, इसलिए हम लोग उसको क्या करते हैं, हाइड करते हैं। ये मीन हो गया। दूसरा वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला ये होता है समेशन pi into xi स्क्वायर और माइनस मीन स्क्वायर, माइनस जो भी मीन आया, समझ गया ना कहां से मीन आता है, मीन स्क्वायर, pi इनटू किसका, xi का खाली स्क्वायर, खाली xi का स्क्वायर, मतलब हो गया p1 इनटू x1 का स्क्वायर प्लस p2 इनटू x2 का स्क्वायर प्लस p3 इनटू x3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। और इसमें से सबट्रैक्ट किसको करना है, जो मीन पहले निकला था उसका स्क्वायर सबट्रैक्ट करना है। ये हो गया वेरिएंस का फॉर्मूला, ठीक है, किसके लिए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन ऐसा है और आपसे मांगेगा वेरिएंस, तो आपको क्या करना है, पहले आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट बनाना होगा, तब ना x1 p1 x2 p2 x3 p3 x4 p4 आएगा, और उसके बाद आपको इस फॉर्मूला में पुट करना है तो मीन निकलेगा, इस फॉर्मूला में पुट करना है तो वेरिएंस निकलेगा। क्वेश्चन डिमांड करेगा ये, मगर पूछेगा कहां, इससे, ठीक है, ऐसा चीज आपको बोलेगा। अगर दे दिया हमको प्रोबेबिलिटीज बहुत अच्छा, अगर नहीं दिया तो फिर हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है, यही इसमें लिखा है। चलिए नोट कीजिए, जाते जाते सब बता दो, मैसेज भी किया तो हम जान लेंगे कि आप पूछिएगा। देखिए पहले तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ना, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सब टॉपिक है, अलग अलग चैप्टर नहीं है, ये सब प्रोबेबिलिटी का एक टॉपिक है, ठीक है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल की तरह काम करता है। सबसे पहले याद कीजिए, इट इज नॉट ब्लूटूथ, ये बाइनोमियल थ्योरम लिखा है, ठीक है। अगर कभी आपके पास a प्लस बी का पावर n है तो बाइनोमियल थ्योरम इसका एक एक्सपेंशन कराता है, कैसे, n c नॉट, ये कॉम्बिनेशन वाला आपको शायद याद होगा, NCR का मतलब n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ठीक है, वही चीज NC नॉट फर्स्ट टर्म का पावर मैक्सिमम
सेकंड का पावर 0, तो a टू द पावर n प्लस nc1 फर्स्ट का पावर घटेगा और सेकंड का पावर बढ़ेगा, यहाँ 1 प्लस प्लस nc2 क्या होगा 1 का पावर n माइनस 1 का पावर 2, ये चीज बढ़ता गया लास्टली ncn, तो a का पावर n माइनस n मतलब 0, तो वो तो 1 हो गया ना, यहाँ केवल कौन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम में इसके क्वेश्चन में आपके पास रहेगा क्या क्या, इसमें रहेगा आपके पास एक स्मॉल p, इसका मतलब क्या है, स्मॉल p का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, सक्सेस मतलब क्या हो गया, एग्जिस्टेंस ऑफ इट, ठीक है, किसी चीज के आने का प्रोबेबिलिटी, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। और क्यों बोलेंगे हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को, फेलियर का मतलब क्या, नॉन एग्जिस्टेंस, ठीक है, p और q, ये p और q, और n का मतलब क्या हो जाएगा, n का मतलब होगा नंबर ऑफ रिपीटेशन या फिर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब ये कौन सा करते हैं, बोला गया 3 कॉइन को टॉस करो या एक ही कॉइन को 3 बार टॉस करो, दोनों केस में n का वैल्यू क्या होगा 3, ठीक है, वही लिखा, एक ही कॉइन को 3 बार टॉस करो मतलब रिपीटेशन, या 3 कॉइन को टॉस करो तो 3 ऑब्जेक्ट था उसको हम उछाले, ठीक है, ये p q n। उसके बाद अगर हम लोगों को कभी जरूरत पड़े p प्लस q प्लस p पावर n, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, nc नॉट q का पावर n, स्टार्टिंग में एकदम ग्रेट फेलियर, ठीक है, फिर सक्सेस धीरे धीरे बढ़ेगा, हाँ, प्लस nc1 q का पावर कितना n-1 और p का पावर 1, फिर nc2 q का पावर n-2 और p2, आपको लग रहा है कि हाँ एग्जिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है, लास्ट में 100% सक्सेस ncn p का पावर n। आपको याद है वो जो 3 कॉइन टॉस किए थे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, उसमें गेटिंग हेड, तो आप पहले देखें हम 0 हेड लिए थे, क्या वो सक्सेस था ना, वो तो फेलियर था, तो उस समय मेरा q सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद लास्ट वाला क्या था, तीनों का तीनों हेड था, यानी कि वहां पे जाके ग्रेट सक्सेस मिल गया, ठीक है, वैसे ही ये भी काम करता है। अगर आपसे बोलेगा फॉर द रैंडम वेरिएबल x = 3, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये वाला पोजीशन देख रहे हैं, यहाँ पे आपको 3, ठीक है, तो हम उसको यहाँ रैंडम वेरिएबल बोलेंगे r, रैंडम वेरिएबल, बोलिए रैंडम वेरिएबल r, तो प्रोबेबिलिटी फॉर x = r, समझे क्या बोले, प्रोबेबिलिटी जब रैंडम वेरिएबल कितना हो r, तब के ncr इनटू फेलियर पावर n-r सक्सेस पावर r, ठीक है। अब बात तो हमको रिपीट करना ही था जो आप हमसे भी पूछे, अगर हमसे बोला कि प्रोबेबिलिटी फॉर x = 3 निकालो, इसका मतलब कितना सक्सेस होना चाहिए 3, तो वैसे केस में हम क्या लिखेंगे इसको, nc3 जो फेलियर है उसका पावर n-3 और जो सक्सेस है उसका पावर, तो फेलियर सक्सेस और n ये तो हमको पता रहेगा ना, जैसे अगर 3 कॉइन में हेड्स मेरा रैंडम वेरिएबल, तो सोचिए हेड्स का प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1/2, एक कॉइन पे हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, इट इज द सक्सेस, तो फेलियर कितना होगा ये भी 1/2 मींस टेल आने का, हम कितना कॉइन उछाले, इसका वैल्यू हम 3 रख लेंगे, ठीक है। अब एक बार हम वहां पुट कर रहे हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी फॉर x = 3, 3c3 1/2 का पावर यहाँ 0 हो जाएगा और 1/2 का पावर यहाँ पे कितना 3, ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 1/8 होगा, देखिए टेबल पलट के 1/8, ठीक है। कभी कभार आपसे ये पूछ सकता है प्रोबेबिलिटी फॉर x > 1, कौन कौन आएगा 2 और 3 आएगा, इसी के रिगार्डिंग 1 से बड़ा तो 2 और 3 आएगा, इसका मतलब क्या हुआ एटलीस्ट 2 हेड, ठीक है,
एटलीस्ट 2x। तो उस समय क्या करना है हमको, x इक्वल्स टू 2 निकालना है और x इक्वल्स टू 3 निकालना है और दोनों को ऐड करना है, ठीक है। अगर हम लोग से बोल दिया नोट 10, तो इसका मतलब क्या हुआ, हेड कम से कम होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या क्या निकालेंगे, x1 निकालेंगे, प्लस करेंगे 2 से, प्लस करेंगे 3 से, समझ में आया ये चीज, ठीक है। ऐसा रहेगा आपके पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और सबके कैलकुलेशन में कौन सा फार्मूला, ये नीचे में छोटा सा लिखा ना, ये वाला फार्मूला लगाना। मतलब इतना जो हम आपको समझाए ना, काम का है बस ये फार्मूला, यही बार बार लगाना, ठीक है। उसके बाद इसका भी ना मीन और वेरिएंस होता है। मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज NPQ, N into P into Q, ठीक है। और जो वेरिएंस होता है दैट इज NP। बस हरी वन से प्रोबेबिलिटी खत्म। ये उल्टा हो गया, मीन होगा NP और वेरिएंस होगा NPQ। इसको ठीक कीजिए, मीन और वेरिएंस, ठीक है। इतना छोटा सा है